अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये चैप्टर नंबर 3 जो है ये काफ़ी हद तक कंप्लीट, बल्कि ये मुकम्मल तौर पे हमने कंप्लीट कर लिया था जी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज के अंदर हम जस्ट इसके MCQ करेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट MCQ है जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ, कि न्यूटन का जो पहला कानून है वो उस वक्त लागू होता है जब मौजूद ना हो। क्या मौजूद ना हो? फोर्स, या फिर नेट फोर्स, या फिर फ्रिक्शन, और या फिर मोमेंटम। तो हमने पढ़ा था कि न्यूटन के पहले कानून के अंदर जो है नेट फोर्स की गैर मौजूदगी होती है, लिहाजा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। सेकंड ऑप्शन नेट फोर्स वाला ऑप्शन ठीक है जी। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, कि किसी भी जिस्म का जो इनर्शिया होता है उसका इन्हिसार किस चीज़ पे है? तो फोर्स का ऑप्शन है जी, नेट फोर्स का। और उसके बाद क्या ये इनर्शिया मैस पे डिपेंड करता है या फिर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? तो हमने इनर्शिया के जो कानून था इनर्शिया का और उसकी डेफिनेशन, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि ये जो इनर्शिया है बेसिकली ये किसी जिस्म की ऐसी खासियत है जिसमें वो अपनी हालत में तब्दीली के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करता है। इसको वैसे हम ये भी कहते हैं कि किसी जिस्म का मैस जितना ज़्यादा होता है इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनर्शिया है वो मैस पे डिपेंड करेगा। मैस ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा, मैस कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। MCQ नंबर 3, ए बॉय जम्प्स आउट ऑफ ए मूविंग बस, कि एक लड़का है जी जो कि चलती बस से छलांग लगाता है। देयर इज़ अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल, कि उसको गिरने का ख़तरा है। किस साइड पे? मतलब एक गाड़ी जा रही, लेट करते हैं इस साइड पे वो गाड़ी जा रही और लड़का जो है वो इधर जंप लगाता है। जब वो जंप लगाएगा तो किस साइड पे गिरेगा? आगे गिरेगा या पीछे बस की जानब आएगा या पीछे गिर जाएगा या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिधर बस जा रही है उस साइड पे वो गिरेगा। तो इनमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है टुवर्ड्स मूविंग बस, की जो बस मूव कर रही है उसकी जानब, ठीक है, अवे फ्रॉम द बस, या फिर बस से दूसरी साइड पे, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, के जिस साइड पे बस जा रही है उस साइड पे गिरेगा। और फोर्थ ऑप्शन है जी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, कि इधर बस जा रही है तो वो छलांग लगाता है और पीछे गिर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिधर गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो वो जो है उसी साइड पे गिरेगा। आपने ये देखा होगा जब आप बस से उतर रहे होते हैं तो बस जब स्लो होती है तो वो जो कंडक्टर होता है वो आपको कहता है कि आप जो है वो बस वाली डायरेक्शन में अपना मुंह करके उतरें, ताकि जैसे ही आप गिरने लगें थोड़ा सा आप उस साइड पे दौड़ेंगे तो आप जो है वो स्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है। ए स्ट्रिंग इज़ स्ट्रेच्ड, कि एक रस्सी को उसके अंदर तनाव पैदा किया गया बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच। ये कह रहा है कि एक रस्सी है जी जिसके दोनों सिरों पे फोर्स लगाई गई 10 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर। तो डोरी के अंदर, रस्सी के अंदर टेंशन कितनी होगी? 0 होगी, 5 न्यूटन होगी, 10 न्यूटन होगी, या फिर 20 न्यूटन होगी। तो भाई इसके अंदर जो है वो टेंशन 10 न्यूटन ही होगी। वैसे भी अगर आप लॉजिकली देखें, जब आप रस्सी को दीवार के साथ बांधते हैं तो आप रस्सी को ऐसे खींचते हैं, मिसाल के तौर पे 10 न्यूटन की फ़ोर्स के साथ खींचते हैं तो रस्सी के अंदर तनाव आ जाता है। अब जितनी फ़ोर्स आप लगा रहे होते हैं उतनी फ़ोर्स ही दीवार लगा रही होती है, ठीक है, क्योंकि अगर दीवार फोर्स ना लगाए तो हम जैसे ही रस्सी को ऐसे खींचेंगे तो रस्सी तो साथ साथ चलती जानी चाहिए। उसके अंदर स्ट्रेचिंग उस वक्त ही आएगी जब दीवार के साथ वो रस्सी फिक्स होगी, यानी कि जितनी फोर्स हम लगाएंगे उतनी ही दीवार लगाएगी। तो अगर हम 10 लगा रहे हैं तो दीवार भी 10 लगा रही होती है। तो इस केस में हम कहते हैं कि जितनी हम फोर्स लगा रहे हैं उतनी रस्सी के अंदर टेंशन है। तो फोर्स अगर हम 10 लगा रहे हैं तो टेंशन भी उसके अंदर 10 होगी, और दीवार कितनी फोर्स लगा रही है वो भी 10 लगा रही होती है। तो इसी तरह अगर रस्सी है तो उसके दोनों किनारों पर आप 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रहे हैं तो फिर उसके अंदर जो टेंशन होगी, तनाव होगा, वो भी कितना होगा? वो भी 10 न्यूटन होगा। उसके बाद है जी मैस ऑफ बॉडी, कि किसी जिस्म का जो मैस है डिक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, कि जब हम उस जिस्म को मूव करवाते हैं तो क्या उसका मैस कम होता है या फिर क्या उसका मैस ज़्यादा होता है? तीसरा ऑप्शन है कि वो मैस जो है वो कम होता है जब स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ये ठीक होगा, नॉन ऑफ द
अबव। उसकी रीज़न ये है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका मैस तब्दील नहीं होता। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में हो, ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीड हो कि उस स्पीड को रोशनी की स्पीड के साथ कंपेयर किया जा सके, तो फिर मैस जो है वो इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक हो गया जी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो मोशन में है तो उसके मैस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उसका जो मैस है वो चेंज नहीं होता। लेकिन ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा हाई हो तो फिर उस केस में ये मैस जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे वो कह रहा है डिक्रीज़ व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी। वो कह रहा है कि जब स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो उस वक्त ये डिक्रीज़ करेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो तो हो ही नहीं सकता। जो फर्स्ट वाला है तो उसके अंदर उसने एक्सेलरेटेड का लफ्ज़ लगाया। एक्सेलरेटेड का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा मूव करना, मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव कर जाना। ठीक है जी। तो अगर आप स्लो मूव कर रहे हैं तो ज़ाहिर है मैस जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन आएगा नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद है जी 6 वाला ऑप्शन है, टू बॉडीज़ ऑफ मैसेज M1 and M2 attached to ends of an inextensible string passing over a frictionless pulley such that both move vertically. The acceleration of the bodies, यहाँ पे वो कह रहा है कि मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें कि दो मैसेज हैं आपके पास, एक M1 है, दूसरा M2 है, जिसको एक रस्सी के साथ बांधा गया और रस्सी को पुली से गुजारा गया है, ठीक है, और इसके अंदर मोशन जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट की वो हॉरिजॉन्टल है। यानी कि जो हमने टॉपिक पढ़ा था टेंशन इन स्ट्रिंग वाला, उसमें जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था ये उसकी बात कर रहा है। तो उस केस में अब वो ये पूछ रहा है कि जो एक्सेलरेशन होगा यानी कि ए की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी। तो हमने ए की वैल्यू निकाली थी, वो थी M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। ये वाली वैल्यू हमने एक्सेलरेशन की निकाली थी, यानी कि बी वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसके अंदर ठीक है जी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो यूनिट क्या है मोमेंटम का? तो मोमेंटम चूँकि बराबर होता है mv के, इसलिए मोमेंटम का यूनिट होना चाहिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन इसके अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि यहाँ पे मौजूद है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये m में बन जाता है, ये फोर्स का जो है वो यूनिट बनेगा। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसके अंदर है ही नहीं, लिहाजा इसके अंदर एक थर्ड ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है न्यूटन सेकंड, क्योंकि हमने पढ़ा था कि चेंज इन मोमेंटम mvf माइनस mvi इज इक्वल टू f ज़रब t, ये हमने प्रूव भी किया था। तो mvf क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस mvi इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को निकालेंगे तो क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम भी मोमेंटम ही होता है ना, ठीक है, और वो बराबर आएगा f ज़रब t के, और f की जगह पे न्यूटन पुट करें, t की जगह पे सेकंड पुट करें तो न्यूटन सेकंड। और ये वाला जो MCQ है ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसके अंदर मैं सारा तफसील के साथ समझा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे तफसील के साथ नहीं समझाऊँगा। वो वाला लेक्चर आप ज़रूर देखें जाके अगर आपको इस ऑप्शन की समझ नहीं आ रही। व्हेन हॉर्स पुल्स ए कार्ट, कि जब कोई घोड़ा जो है वो किसी छकड़े को खींचता है, द एक्शन इज़ ऑन, तो एक्शन किस पे होगा? तो भाई घोड़ा जब छकड़े को खींचेगा तो दो जगहों पे एक्शन होगा। एक तो घोड़ा खुद चलेगा तो ज़मीन पे एक्शन की फोर्स लगाएगा, दूसरा जब घोड़ा चलेगा तो वो छकड़े को खींचेगा भी तो वो छकड़े के ऊपर भी फोर्स लगाएगा। तो हम कह सकते हैं जो एक्शन की फोर्स है वो दोनों जगहों पे है, यानी कि ज़मीन पे भी है और छकड़े पे भी है। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, यानी कि अर्थ एंड कार्ट, ज़मीन भी और छकड़ा भी, इन दोनों पे एक्शन की फोर्स लगेगी। 9 और लास्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल लोअर्स फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स, के धात की दो प्लेटें हैं जी, उनके दरमियान वो कौन सी चीज़ है जो हम रखें या लगाएं तो उन धात की प्लेटों के दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाएगी। यानी कि दो प्लेटें हैं, धात की हैं, ठीक है, और उनके दरमियान फ्रिक्शन मौजूद है, उनके दरमियान फ्रिक्शन कैसे कम की जा सकती है, क्या चीज़ उनके दरमियान लगाई जा सकती है? वो कह रहा है पानी लगा दें, ठीक है, या फिर फाइन मार्बल पाउडर, जो हमारे पास वो पाउडर होता है पत्थर का, वो लगा दें,
ठीक है, या फिर हवा इनके दरमियान लगा दें या फिर ऑयल लगा दें। तो जाहिर सी बात है कि उन दो सतहों के दरमियान हम ऑयल लगाएंगे तो उन दोनों सतहों के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर हो गया जी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको जस्ट MCQ ही करवाने थे। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये सारे तकरीबन मैंने टॉपिक्स के अंदर जो है वो क्लियर करवा दी। जो चैप्टर हमने पढ़ा है ना उसके अंदर ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इन क्वेश्चंस को दोबारा जो है वो रिवाइज़ करना चाहते हैं या याद करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने इस चैप्टर के बल्कि इस पूरी बुक के जो नोट्स हैं वो मैंने इस हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं जी। ठीक है, तो वेबसाइट में आपको बता देता हूँ www.ilmhelper.pk। ये वो वेबसाइट है जहाँ से आपको फ़िज़िक्स 9th फिज़िक्स के इस MCQ ये जो हैं और जो पूरी बुक है इस सब के नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। वहाँ से आप वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप, और फिर वहाँ से आप ये ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।